मैकेनिक्स M1 हम लोग फोर्सेस ही पढ़ रहे हैं। पहले 3 क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था रेजोल्यूशन, रिजल्टेंट, इक्विलिब्रियम, उसके पास पेपर के क्वेश्चंस। आज हम लोग जाते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे। पहले हम बात स्मूथ से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले बात इसके रेजोल्यूशन की करेंगे। जब वो चीज़ें थरो हो जाएंगी बाद में फ्रिक्शन भी आ जाएगा। अच्छा, इसमें हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का भी आएगा, तो वो हल्का फुल्का आइडिया मैं उस वक्त दूंगा। सबसे पहले एक इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं। एक प्लेन यूं करके बना दिया, इसके ऊपर एक पार्टिकल रख देते हैं। ये पार्टिकल आ गया। एक वेट कंपोनेंट नीचे की तरफ बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस। लेट मी कॉल दिस थिंग एज mg। वी नो दैट w इक्वल्स टू mg। मैं w भी लिख सकता हूं, मैं mg भी लिख सकता हूं। अब मसला ये है कि हमें आदत है हर चीज सॉल्व करने की विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो यहां पे जो x एक्सिस का ऑल्टरनेटिव है दैट विल बी अलोंग द प्लेन। वो प्लेन के अलोंग हो गया तो समझे आपने x एक्सिस को यूं करके टिल्ट कर दिया। और जो y एक्सिस का ऑल्टरनेटिव है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्लाइंड प्लेन। यहां तक सही है? अच्छा, अब पहला काम ये कि थोड़ी सी ज्योमेट्री इस्तेमाल करते हैं। यहां पर मैं फिर से ये डायग्राम बनाऊंगा और शायद 3 या 4 डायग्राम बनाऊंगा, तब जाके मेरे पास फाइनल चीज़ आएगी, क्योंकि इसकी लॉजिक एक मरतबा समझाने की है और बाकी मरतबा इस पर अमल करने की है। मैं ये करता हूं, एक ग्रीन लाइन यूं खींच दी और यहां पर मैंने मार्क किया थीटा, यहां पे मैंने मार्क किया फाई, यहां पे मार्क किया 90। ये लाइन ऐसी है कि ये परपेंडिकुलर है। तो पहला रिलेशनशिप मेरे पास ये आया कि थीटा प्लस फाई इज 90 डिग्रीज। मैकेनिक्स में हम रेडियंस को ऐसा टच नहीं करते। अब मैं एक और काम करता हूं। वो दूसरा काम ये कि अब मैंने एक ब्लू लाइन खींची पैरेलल टू द प्लेन, जैसे ऑरेंज है वैसे ही ब्लू है। और तीसरा मैंने और कौन सा कलर उठाऊं, समथिंग लाइक अ पिंक। ये मैंने खींची परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इसको मैं ज़रा सा चिपका भी देता हूं, समथिंग लाइक दिस। अगर मैं ये कहूं कि ये पूरा नहीं, बल्कि अभी नहीं कहता, समझे इसका नाम है बीटा, और मैं ये अब ये कहूं कि ये जो टोटल एंगल है ये 90 है, बिकॉज द ब्लू लाइन एंड द पिंक लाइन दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इसका मतलब है दूसरा रिलेशनशिप मेरे पास ये आया कि बीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90। मेक सेंस? व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? विच एंगल इक्वल्स टू विच एंगल? थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? थीटा एंड बीटा आर सेम। ऊपर और नीचे की इक्वेशन एग्जैक्टली तो सेम है। सीधे हाथ पे 90, सीधे हाथ पे 90। उल्टे हाथ पे प्लस के बाद एक जगह फाई, दूसरी जगह भी फाई। तो कौन से 2 डिफरेंट थे? थीटा और बीटा। सो थीटा और बीटा नाम भी एक जैसे, थीटा बीटा, ठीक है, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा। खैर, सो थीटा और बीटा जो है वो दोनों बराबर हो गए। यहां तक सही है? ऑल गुड। अब तीसरा डायग्राम, इस डायग्राम को भी भूल जाएं। तीसरे डायग्राम में अब मैं फिर से मैंने पार्टिकल मार्क किया और फिर से मैंने वर्टिकल खींचा नीचे की तरफ, और अब मैंने यहां वेट मार्क कर दिया mg। और जैसे वहां ब्लू लाइन और पिंक लाइन थी, चले पिंक लाइन तो मैंने ज़ाया कर दी, तो वहां पे मैं ये वाली ले लेता हूं ग्रीन लाइन परपेंडिकुलर के लिए, और मैं यहां ले लेता हूं ब्लू लाइन पैरेलल के। सो फार सो गुड। ये वाला जो है ये है थीटा, इसका मतलब है ये भी थीटा है। यहां तक सही है?
अब ये जो ब्लू लाइन है, क्या मैं इसको यहां से निकाल के यूं, नहीं ये ज़्यादा निकल गया, क्या जो मेरी ब्लू लाइन है इसके साथ ही अटैच्ड है, क्या मैं इसको यूं निकाल के यूं ज्वाइन कर सकता हूं? वेक्टर्स है, आई कैन स्लाइड देम एवरीवेयर, एनीवेयर। अगर ये mg है तो ग्रीन वाला mg का कौन सा कंपोनेंट है और ब्लू वाला कौन सा कंपोनेंट है? ये वाला हो गया mg कोसाइन थीटा, क्योंकि जिसके साथ थीटा होता है वो एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट इज एसोसिएटेड विद कोसाइन। और ये वाला एरो को छोड़ दे, एरो का इतना बड़ा मसला नहीं है, ये वाला इज mg साइन थीटा। सही है। आराम से ऊपर से नीचे तक मैंने 3 डायग्राम बना दिए। पहले में मैंने सिर्फ वेट बताया, मैंने कहा अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस बात होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस बात होगी। मेरा पहला फोकस इस पे था, ये थीटा है, ये फाई है, ये एड्स अप टू 90। मैंने ब्लू और पिंक को परपेंडिकुलर किया तो ये एंगल भी 90 है, इसका नाम मैंने बीटा रखा। तो बीटा प्लस फाई इज 90। आपको यूं लिखने का शौक है, यूं लिखने, दिस इज 90 माइनस फाई, बीटा इज ऑल्सो 90 माइनस फाई, इन अदर वर्ड्स थीटा बीटा इज द सेम। तो अब मैंने दूसरा डायग्राम बनाया, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। जैसे ही ये थीटा होगा ये एंगल भी थीटा होगा। और फिर मैंने ये कराया कि वो ब्लू लाइन को उठा के यहां चिपका दिया ताकि ये ट्राइंगल पूरा हो जाए। ये हाइपोटेन्यूस है, ये इसके साथ थीटा है, थीटा के साथ वाला वुड बी mg cos, थीटा के सामने वाला वुड बी mg साइन। अब आ जाते हैं चौथे डायग्राम में। सब कुछ भूल जाए, सब कुछ भूल जाएं, चाहे उसकी डेरिवेशन समझ में आई या ना आई, कोई इशू नहीं है, कहानी फिर भी चलेगी। ये वाला जो है, दिस वन विल ऑलवेज बी mg साइन थीटा, दिस वन विल ऑलवेज बी mg कोसाइन थीटा, प्रोवाइडेड थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और हम mg भी ड्रॉ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो mg के कंपोनेंट से काम करेंगे, एक पैरेलल टू द प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो दिस इज डाउन द प्लेन एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहां तक सही है। अब जो हम लोग आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे, बहुत सारे, वो सारा गेम इसका होगा। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको नजर आया इंक्लाइन प्लेन, चाहे वो एंगल की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्रीज, चाहे लिखा हुआ हो साइन थीटा इज 3/5, चाहे लिखा हो टेंजेंट थीटा इज 4/3, चाहे लिखा हो थीटा इज साइन इनवर्स 1/7। अब मैंने 4 अंदाज से मैंने आपको बताया। थीटा की वैल्यू दी हुई है जिससे आप यूज्ड टू हैं। थीटा का फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ हो टेंजेंट थीटा इज 4/3, या किसी जगह दिया हुआ हो साइन थीटा इज 4/5, या किसी जगह दिया हुआ हो कॉस थीटा इज 3/5। ये तीनों एक ही एंगल के मैंने रेशियोज रखे। कहीं लिखा हो थीटा इज साइन इनवर्स 1/7, इसका क्या मतलब है? साइन ऑफ थीटा इज 1/7। सही है। तो ये मुख्तलिफ तरीकों से आपको एंगल दिया जा सकता है। अब एक और चीज, वन मोर थिंग बिफोर वी प्रोसीड। जब हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस था और एक पार्टिकल यूं करके मैंने ड्रॉ किया हुआ है और ये इसका वेट नीचे है, तो जो आर है दिस इज नोन एज नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसकी खसूसियत ये है, इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस हॉरिजॉन्टल है, ये उसके परपेंडिकुलर, सरफेस टेढ़ा करते गए, ये उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता रहेगा। तीनों सिनेरियोस हम देखेंगे। वायर वाले क्वेश्चन है, उसमें आर कुड बी एक्टिंग टू द लेफ्ट। रॉड वाला क्वेश्चन है, आर कुड बी एक्टिंग अप, आर कुड बी एक्टिंग डाउन, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। आर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने इंक्लाइन प्लेन बनाया और ये वाला जो डायग्राम है, ये वजन मैंने यूं बनाया, तो इसका आर यूं करके होगा, इट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये चंद वो बातें हैं जिस पे हम मैकेनिक्स के आज की क्लास से लेके टिल इंशाल्लाह टिल योर एग्जाम्स
ये फिक्स रहेगी, इट्स अनचेंजेबल, ये कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैकेनिक्स है, ठीक है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगी। जैसे रेजोल्यूशन सिंपल वाली के लिए मैंने कहा था टेक थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल, ताकि आपकी जिंदगी आसान हो। जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है सब में कोसाइन ही नजर आएगा, जितने भी वर्टिकल है सब में साइन ही नजर आएगा, अगर उसको रेजोल्यूशन की जरूरत है तो। और यहां पे इंक्लाइन प्लेन में क्या नजर आएगा? डाउन द प्लेन, क्योंकि वजन की टेंडेंसी है वो नीचे खींचेगा। डाउन द प्लेन वुड बी mg sin theta, perpendicular to the plane this way, kind of downwards, that would be mg cos theta, and perpendicular to the plane kind of upwards would be r. इसका मतलब है, अब मैं कुछ छोटे छोटे सिनेरियो डेवलप करता हूं। सबसे पहले तो मैं यहां हेडिंग डालना स्टार्ट करता हूं कि जितने सिनेरियोज की बात हो रही है ये सारे स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन की बात हो रही है। एंगल भी होगा, वेट भी होगा, मास को g से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आएगा, उसके कंपोनेंट्स चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चाहिए, और फिर आगे उसमें मिर्च मसाला डालते हैं। पार्ट 1, बल्कि केस 1 कहना चाहिए। स्मूथ प्लेन तो है एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी इसका अपना वजन, दैट इज काइंड ऑफ इंटरनल, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, वैल्यूज भी हम डाल के देखेंगे। ये है आपका एक्स एक्सिस, सॉरी ये है आपका हॉरिजॉन्टल, ये है आपका इंक्लाइन प्लेन। यहां पे मैंने एक वजन बना दिया, यहां पे मैंने थीटा मार्क कर दिया। ये वाला कंपोनेंट इज mg sin थीटा, दिस इज mg कोसाइन थीटा, और यहां ब्लैक से मैंने r मार्क कर दिया, ठीक है। अब एक काम करता हूं, इस डायग्राम को मैं कॉपी कर लूं, फिर आगे इसी में और चीजें मैं ऐड करता रहूंगा, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर दिया। नो एक्सटर्नल फोर्स, मेरा पहला सवाल, विल इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम? नो। क्यों? क्योंकि स्मूथ प्लेन है तो उसको तो नीचे आना ही आना है, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। सो द आंसर इज नोप, इट विल स्लाइड डाउन। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है F इज इक्वल्स टू ma का। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, रिजल्टेंट फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल्स टू ma, इसका स्लोगन है, इसकी टैगलाइन है, माइट इज राइट। जो ताकतवर है वो उस डायरेक्शन में खींच के ले जाएगा, कोई फोर्स उसको रोकने वाला नहीं है। सो देयरफॉर mg sin थीटा माइनस नथिंग इज मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से आपको एक और रिलेशनशिप पता चलती है, a इज g sin थीटा डाउन द प्लेन, क्योंकि mm कैंसिल हो गया तो वजन की कोई हैसियत ही नहीं है। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो वर्टिकल के लिए होता है, ऊपर जाता है तो नेगेटिव होता है, नीचे आता है तो पॉजिटिव होता है। तो अब ये नीचे आ रहा है मगर g के हिसाब से नहीं आ रहा है, g के साइन के कंपोनेंट के हिसाब से आ रहा है। सही है। व्हाट शुड r इक्वल टू? mg कोसाइन थीटा। हाँ, वो ऊपर नीचे इंक्लाइन प्लेन पे उछल नहीं रहा है, क्योंकि उस सेंस में वो इक्विलिब्रियम में, क्योंकि फोर्सेस बैलेंस्ड है, इसीलिए वो नीचे स्लाइड कर रहे हैं। दैट ब्रिंग्स अस टू केस नंबर 2। फिर से डायग्राम मैंने उठाया और चिपका दिया, और ये केस 1 था। अब आ जाएं केस 2। दैट इज नो एक्सटर्नल, सॉरी नो एक्सटर्नल तो था, देयर इज अ external force acting up the plane। अब इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस जुमले में, और यहां तीसरा भी मैं लगा देता हूं, केस 3, that is external force acting horizontally towards the particle।
हॉरिजॉन्टली में और अप द प्लेन में क्या फर्क है? हॉरिजॉन्टल का मतलब है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिंदगी आसान करें। हॉरिजॉन्टल का मतलब है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अप द प्लेन का मतलब है, मैं इसको ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज लाइक दिस। सही है? सिर्फ डायरेक्शन का, सिर्फ डायग्राम का गेम है और कुछ नहीं है। इस फोर्स का नाम मैंने रखा है पी। अब आराम से सोचें, अगर तरीके से फिजिक्स पढ़ी हुई है, क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल है? बहुत अच्छे, समवन गॉट मी स्टार्टेड। इक्विलिब्रियम की अगर बात होगी सो पी एस एम जी साइन थीटा। अब दो ऑप्शंस और हैं, या तो ये ऊपर मूव करेगा या ये डाउन मूव करेगा। अगर ऊपर मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द टैग लाइन माइट इज राइट, तो क्या होगा? ये होगा P बड़ा है एम जी साइन थीटा से, सो P माइनस एम जी साइन थीटा इज एम ए, अदरवाइज एम जी साइन थीटा माइनस P इज इक्वल्स टू एम ए। इतना सिंपल है मैकेनिक्स। सही है? क्लियर है? अब यहां पर आ जाए। एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द पार्टिकल। इसका मतलब यह है कि पहले मैं एक काम करूं, पहले मैं उस फोर्स के कंपोनेंट सोच लूं और फिर मैं चिपकाऊंगा। एक जगह पे मैं बहुत घिचपिच नहीं करूंगा। मैंने पार्टिकल ड्रॉ किया, चाहे सर्कल ड्रॉ करे चाहे स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां पर मैंने फोर्स ड्रॉ कर दिया टुवर्ड्स द पार्टिकल। दिस वन इज गोइंग लाइक दिस। अगर ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो आगे क्या करूं? थैंक यू, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहां पे अब ये करेंगे कि एक लाइन यूं बनाएं। ये फोर्स की लाइन है, एम जी साइन थीटा की नहीं कर रहा हूं, वो तो ऑलरेडी बनी हुई है। और एक लाइन यूं करके पर्पल वाली यूं बना लें। सो फॉर सो गुड। पहला सवाल, जो ब्लू और पर्पल फोर्स है उसके एरो का डायरेक्शन किस तरफ होगा? टूवर्ड्स बैक टू द बेसिक्स, क्लास नंबर 1। रेजोल्यूशन के लिए याद है 4 डायग्राम्स बनाए थे। मैंने कहा ओरिजिनल फोर्स इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू। अगर ये यू बाहर निकल रहा है, रिजल्टेंट यू निकल रहा है। अगर ये दोनों अंदर की तरफ जा रहा है, रिजल्टेंट अंदर की तरफ जा रहा है। कॉमन सेंस की बात है, जब फोर्स पार्टिकल की तरफ है तो उसके कंपोनेंट्स भी तो उसका साथ दे रहे हैं, तभी तो उसके कंपोनेंट्स हुए। अब क्या लेबल करूं? ऑल्टरनेट किसी ने कहा था ना, तो थीटा, और ये फोर्स है P। अब क्या करूं? इसका कोसाइन और साइन, कहानी एक ही है मैकेनिक्स में, कंपोनेंट। दिस इज P कोसाइन थीटा, दिस इज P साइन थीटा, एज सिंपल एज दिस। ठीक है? अब ये जो आपका डायग्राम है, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा, बड़ा तो नहीं किया सर। उस ऊपर वाले बेसिकली हमने जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कंपोनेंट्स किए। एक मैं भी आपको समझाता हूं। सारा गेम है ही कंपोनेंट्स का। along the x axis which is in this case is the plane perpendicular to the x axis, सारा उसमें करना है। चूंकि वो नॉर्मल x axis वाला था, इससे कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ा। ठीक है? अच्छा जी, अब P कोसाइन थीटा इज टुवर्ड्स द पार्टिकल, तो यहां मैं मार्क कर रहा हूं P कोसाइन थीटा इज टुवर्ड्स द पार्टिकल। अब ये जबरदस्ती नहीं कीजिएगा कि बिल्कुल वो पार्टिकल पे ही चिपका दे, उसके पैरेलल हो, बात समझ में आ गई एग्जामिनर को। एंड P साइन थीटा इज लाइक दिस। अब मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं।
जो एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ होगा, अगर इस तरह की हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगी जहां mg का साइन होगा p का कॉस होगा, जहां mg का कॉस होगा p का साइन होगा, ठीक है, वो इसी बेसिस पे होगा। अब यहां पर भी वही सारी चीजें। अच्छा, पिछले वाले में हमने r नहीं लिखा था। व्हाट इज r? mg cos थीटा। व्हाट इज r? mg cos थीटा। इसमें तो कोई मसला नहीं था। यहां पे r के look at the arrows, mg cosine theta plus p sin theta, इसलिए कि वो इंक्लाइन प्लेन पे उछल नहीं रहे, वहां पे इक्विलिब्रियम है। अगर बात हो रही है तीन सिनेरियोज, इक्विलिब्रियम, मूव्स अप, मूव्स डाउन। अब मूव्स कहें, एक्सेलरेट कहें, जो भी आपको पसंद है वो कह दें। यहां जो मैंने अप लिखा था दैट वाज मूव्स अप, moves down, slides down, slips down। इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बताएं। mg sin थीटा, कोई भी एक साइड पे लिख ले, यही खूबसूरती है इक्विलिब्रियम की। प्लस माइनस की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। द वे दैट आई हैव टॉट, रिजल्टेंट में तो प्लस माइनस जरूरी है। इसमें एक तरफ बाद में सब्जेक्ट बनाते रहेगा। mg sin थीटा is p cosine थीटा। मूव्स अप, कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? ग्रीन वाला। सो देयरफॉर p कोसाइन थीटा माइनस mg साइन थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अदरवाइज mg साइन थीटा माइनस p कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये पूरी नॉलेज इंक्लाइन प्लेन के हवाले से माइनस f इज इक्वल्स टू ma, यानी कनेक्टेड पार्टिकल्स, उसकी अभी बात नहीं हो रही। ये स्मूथ प्लेन के हवाले से ये नॉलेज है। जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे मैं यही डायग्राम बनाऊंगा, यही सिंबल्स लूंगा और वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा दूंगा। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्स पैरेलल टू द सरफेस। ये दो जुमले पे उसकी कहानी है। ये जो मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूं, जो मैं जुमले बता रहा हूं, वो तजुर्बे वाले जुमले हैं। माइट इज राइट कह दिया, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। फ्रिक्शन के दो जुमले कहे, वो दो जुमलों की पूरी कहानी है। इक्विलिब्रियम में, इंक्लाइन प्लेन में mg sin थीटा डाउन द प्लेन, mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यही रखेगा। r इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एक एक जुमले जो हैं ये हर जगह आपको नजर आएंगे। अब जरा चलते हैं पास पेपर्स में, लेट्स सी कि वहां हमारे मतलब की क्या चीज है। सो ये वाला जो है, ये आई थिंक काइनेमैटिक्स वाले चैप्टर शायद खुला हुआ है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्सेस, और फोर्सेस का दूसरा सेक्शन। अच्छा जी, ये अब आपके सामने, अब इसमें फोर्सेस और फ्रिक्शन लिखा हुआ है। मैं भी फ्रिक्शन वालों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूं, वरना एक साथ बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी। सारी मेरी किस्मत में फ्रिक्शन वाले ही हैं। ये बगैर फ्रिक्शन का आई थिंक स्मूथ है ना, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं पहले पढ़ लेते हैं। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वेट 5.1 न्यूटन। एग्जामिनर ने ओवर द इयर्स अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। पहले वो किलोग्राम वाला देता था, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे, जो कि कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है। लेकिन फिर उसने ज़रा सा वेट ही देना शुरू कर दिया न्यूटन में। इसका मतलब है इसका वज़न है 0.51 kg, ठीक है। तो हो सकता है एग्जामिनर का ये मतलब ये हो कि आप इससे वज़न निकाल लें। तो m जो है वो 0.51 kg है। पास पेपर के क्वेश्चन में g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Therefore mg यानी कि वेट, इसकी वैल्यू है 5.1 न्यूटन। रेस्ट ऑन अ स्मूथ प्लेन, ये बिल्कुल हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि हम इतना यूज टू हो जाते हैं कि तेजी में जब हम पढ़ते हैं तो हमें नजर नहीं आता है कि वो स्मूथ है, रफ है, इसलिए अंडरलाइन पे फोकस करता हूं। इंक्लाइन एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ ही होती है, कभी भी वर्टिकल के साथ नहीं देता है।
वे साइन अल्फा इज 8/17। कैलकुलेटर निकाले, 17 का स्क्वायर करें और उसमें से 64 माइनस कर दें, शायद मुझे जरूरत हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने ऐसी टू बी ऑन द सेफ साइड। सो साइन ऑफ अल्फा इज 8/17, गिव मी द वैल्यू ऑफ 17 स्क्वायर माइनस 64, और इसका स्क्वायर रूट इज therefore 15, ठीक है ना। इसका मतलब है कोसाइन अल्फा इज 15/17 एंड टेंजेंट अल्फा, उसकी तो ऑफकोर्स जरूरत नहीं है, दैट इज 8/15। मैंने पाइथागोरस लगाया, जो साइन के साथ ये है, ये हाइपोटेन्यूस था, ये ऑपोजिट था, तो इसकी बेसिस पे मैंने आप लोगों से जो पूछा है वो एडजेसेंट पूछा था। आप ट्रायंगल बना लें, जैसे भी आपको पसंद हो, आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कर ले, उससे भी निकाल लें। अच्छा, अब ये कह रहे हैं द ब्लॉक इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बाय मींस ऑफ अ लाइट एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो ये धागे से इसने खींचा हुआ है, ये धागे से यूं करके खींचा हुआ है। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ बीटा अबव द लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप ऑन विच द ब्लॉक रेस्ट, साइन ऑफ बीटा इज 7/25। मेरे ख्याल से इसके पास नंबर्स की कमी है, क्योंकि अब जब आप 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आई थिंक नहीं, ये दूसरा वाला नंबर है, बताएं। 25 स्क्वायर 625 माइनस 49 24, ठीक है। सो कोसाइन ऑफ बीटा इज 24/25, सही है। अब क्या चाह रहे हैं, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेक्निकली ये हमारा केस 4 आ गया ना, ये फोर्स है अप द प्लेन, ना ये फोर्स है हॉरिजॉन्टली। सो टेक्निकली इसको अच्छा हुआ हमने ये क्वेश्चन उठाया, दिस इज केस नंबर 4, और इसमें है एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल टू द इंक्लाइन प्लेन। अब आप मुझे बताएं सबसे पहले क्या करूं, क्या ये इस जैसा किसी हद तक नहीं है? यहां पे टूवर्ड्स था, इट्स लाइक अ पुश, वहां पे अवे है अपवर्ड्स, इट्स लाइक अ पुल। यहां पे एंगल सेम था और उसके हमने कंपोनेंट्स निकाले, यहां पे एंगल के सारे रेशियोज हैं, इसका मतलब है नाउ इट्स टाइम के इसके कंपोनेंट्स निकाले। एक कंपोनेंट वुड बी लाइक दिस एंड द अदर कंपोनेंट वुड बी लाइक दिस। ये पहले मैंने पी के कंपोनेंट्स निकाल लिए, ठीक है। तो ये हो गया पी के यूं करके कंपोनेंट्स। अब पहले इसको लेबल करें, ये हो गया पी कोसाइन बीटा, और कोसाइन बीटा की वैल्यू है 24/25 पी। फ्रैक्शंस में ही करेंगे, डेसिमल्स को हाथ भी नहीं लगाएगा। और ये वाला जो हो गया, ये हो गया पी साइन बीटा, और साइन बीटा की वैल्यू है 7/25 मल्टीप्लाइड बाई पी। ये इसके दो काम मैंने कर दिए। अच्छा, अब अगला काम क्या करूं, बोले। अब आप ओरिजिनल जो फोर्स है, सॉरी ओरिजिनल जो वेट है, उसके कंपोनेंट्स निकाल लें। तो ये एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ गया और एक कंपोनेंट ऑरेंज के अंदर परपेंडिकुलर यूं करके आ गया, ठीक है। वो डायग्राम की खूबसूरती नहीं देखेगा, उसकी रियलिस्टिक, उसके डायग्राम्स के एरोज देखेगा। दिस इज एम जी कोसाइन, सॉरी एम जी साइन अल्फा। एम जी की वैल्यू ये रही 5.1। तो अब वापस जी मत लगा दीजिएगा, दैट्स वेरी कॉमन मिस्टेक दैट पीपल डू। या जहां जी लगाने की जरूरत होती है वो लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि आप फोर्सेस से खेल रहे हैं ना, तो हमेशा यू नीड अ वेट। अगर वजन है, मास है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, अगर वजन नहीं है तो फोर्स होगा। तो दिस इज 5.1 साइन ऑफ अल्फा। व्हाट इज साइन ऑफ अल्फा? 8/17, 5.1 8/17। फिलहाल अभी इतना ही छोड़ रहे हैं। ये हो गया 5.1 कोसाइन अल्फा। व्हाट इज कोसाइन अल्फा? दैट इज 15/17। अब ये एक और खूबसूरती देखें क्वेश्चंस के अंदर, क्या वो नंबर्स ऐसे चूज करता है, बेशक एक डेसिमल में और एक इंटीजर में है, फ्रैक्शन के नीचे की बात कर रहा हूं, लेकिन 5.1 और 17 का ताल्लुक है। 17 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 51। ये 5.1 है, ऑफकोर्स डेसिमल से खेलना होगा। तो ये रैंडमली आपको नंबर नहीं देता, इसके नंबर में भी कोई ना कोई हिकमत होती है। अच्छा जी, अब क्या रह गया?
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रह गया, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यूं करके आपने बनाया एंड दैट इज आर। चाहिए क्या? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जिसको मैंने पी मार्क किया है, दैट इज द टेंशन। तो आप पहले बता दें, लेट द टेंशन डिनोटेड बाय द सिंबल पी। वैसे टी करते हैं, मैंने पी कर दिया तो पी से कंटिन्यू करेंगे। अब हमारी वर्किंग क्या है? आर प्लस 7/25p, r plus 7/25p is equals to 5.1 15/17. So far so good. डबल चेक कर ले, ये वाला ऊपर, ये वाला ऊपर, ये दोनों बराबर इसके। अब इसकी जरूरत ही नहीं थी, मुझे नहीं पता, मैंने तो लिख दिया। अगर वो मुझसे r पूछता तो मेरे पास आंसर आ सकता था। अगली इक्वेशन क्या है? बोले p कोसाइन बीटा यानी 24/25p is equals to 5.1 into 8/70। अब यहाँ पे आराम से आप p की वैल्यू निकालेंगे। इसने सिर्फ 3 मार्क दिए तो सिर्फ वो p पूछ रहे हैं, विच इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूछता तो उसको प्लग इन करते और मैं r निकाल देता। क्लियर है? चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी रफ है, ये भी रफ है। अच्छे खासे रफ वाले आते हैं, ऐसा नहीं कि स्मूथ नहीं आते। ये वाला स्मूथ लग रहा है। चलो जी, एक मिनट पहले पढ़ ले। स्मॉल ब्लॉक्स A and B are held on a smooth plane inclined at 30 degrees. Each is held in equilibrium by a force of magnitude 18 Newton. तो इसने हमारा केस नंबर 1 भी पकड़ लिया और इसने हमारा केस नंबर 1 तो बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के था। इसने हमारा केस नंबर 2 पकड़ लिया, दैट इज पार्टिकल A। इसने हमारा केस नंबर 3 टेकन केयर ऑफ कर लिया, दैट इज पार्टिकल B। सही है ना? सिर्फ फर्क ये है कि ए वाले में ये नीचे से धक्का दे रहा है, वही पुश और पुल का चक्कर आ गया, और मैंने जो बनाई थी वो पुल के हिसाब से बनाई थी। कॉन्सेप्ट तो वही होगा। एरो का एरो हेड काउंट करेगा, एरो की प्लेसमेंट काउंट नहीं करेगी, एरो का एरो हेड काउंट करेगा। अब क्या कह रहे हैं? फोर्स एक्स अपवर्ड। जुमला सुन लें। द फोर्स ऑन ए एक्स अपवर्ड पैरेलल टू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ द प्लेन। तो जो ये इंक्लिनेशन है उसको वो कहता है लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, क्योंकि उससे ज्यादा ग्रेटेस्ट कुछ होता नहीं है इस क्वेश्चन में। उससे ज्यादा बड़ी कोई वैल्यू है नहीं, तो दैट्स द ग्रेटेस्ट स्लोप। एंड द फोर्स ऑन बी एक्स हॉरिजॉन्टली इन द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। इसका मतलब है कि ये आपका व्हाइट बोर्ड है, ये मेरा आईपैड की स्क्रीन है, तो ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, जो कुछ है उसमें है, किसी और जगह से कोई धागा नहीं आ रहा है, कोई वेक्टर्स 3D वेक्टर्स की कोई लाइन नहीं आ रही। मतलब ये है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। फाइंड द वेट ऑफ ए एंड द वेट ऑफ बी। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले दोनों का वजन सेम है ना? दोनों का अलग। अच्छा, दोनों के वजन ही तो ढूंढने हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग फोकस कर लेते हैं ए के ऊपर। लेट मी ड्रॉ अ सेपरेट डायग्राम ऑन माई ओन, ताकि मैं आराम से उस पर फोकस कर सकूं। ये पहला डायग्राम मैं बना रहा हूं। यहां पे इसका नाम मैं रख देता हूं m1, इसका वजन g साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 है। दिस इज m1g कोसाइन ऑफ 30। यहां पे मैंने मार्क किया r, यहां पे मैंने नीचे से ऊपर की तरफ किया, दिस इज 18। इज दिस ऑल डन? ठीक है। क्या मुझे r की जरूरत है? लेबल जरूर कीजिएगा, लेबल करने में कंजूसी मत कीजिएगा, लेबल बिल्कुल कीजिएगा। जरूरत जिसकी है उसको सॉल्व कीजिएगा। m1 g is 10, sine of 30 is half, is equals to 18. So therefore m1 comes out to be 3.6 kg. 18 2 36 divide by 10, 3.6। उसको दोनों का वजन चाहिए। वजन मीन्स मास नहीं, वेट चाहिए। अच्छा चले, मेरी आदत है, मैंने m1 निकाला तो w1 is 36 न्यूटन। यूं कर लें, या इन दोनों की जगह आप वजन लिख लेते। ठीक है, मैं अपने उस स्टाइल से हटना नहीं चाह रहा, mg sin थीटा, ताकि मुझे सोचने में आसानी हो, इससे मैंने वो निकाला।
अच्छा, अब दूसरे वाले पर आ जाए। अब आप केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं हमारी नंबरिंग के हिसाब से। ये पार्टिकल हो गया, ये वाला 18 न्यूटन इसकी तरफ जा रहा है, तो आप फिर से लेबल करेंगे ये कितना होगा रेड वाला और पर्पल वाला कितना होगा। अब आप बताएं जल्दी से, रेड वाला कितना होगा? चूंकि ये 30 है तो ये भी 30 है। आपको क्या शॉर्टकट बताया था? जब mg का साइन होगा तो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स का कॉस होगा। सो दिस इज 18 कोसाइन 30 एंड दिस वन इज 18 साइन 30। यहां तक सही है? तो अब इतने मतलब की चीज आप मार्क कर लें। दिस इज 18 कोसाइन 30 एंड दिस वन इज 18 साइन 30। उसके अलावा जो ओरिजिनल फोर्स है वो मार्क करें। ये वाला कितना है? यहाँ पे m2 है इसका वजन, और g है 10 और है साइन ऑफ 30 डिग्रीज, और यहाँ पर है m2 और 10 है g और है कोसाइन ऑफ 30। पहले एक बार सुकून से देख लें, जहाँ साइन है वहाँ कॉस है, जहाँ कॉस है वहाँ साइन है, परफेक्ट। और यहाँ पे आपका आ गया r, लेबल कर दिया। r उसने नहीं मांगा है, नहीं ज़रूरत है। r की कब ज़रूरत होगी? जब फ्रिक्शन का क्वेश्चन होगा। फ्रिक्शन स्टार्ट ही नहीं हो सकता जब तक कि नॉर्मल रिएक्शन ना, सारा गेम फ्रिक्शन का उसी में। सो देयरफॉर आप कहेंगे m2 इंटू 10 इंटू साइन 30 इज 18 इंटू कोसाइन 30 √3/2। कहीं कहीं पे एग्जैक्ट फॉर्म भी मांगता है। सो देयरफॉर अगर मुझे वजन चाहिए तो मैं कहूँगा 2 कैंसिल, देयरफॉर 1.8 √3। मैं यूं भी तो छोड़ सकता हूँ आंसर। और अगर उसको चाहिए वेट ऑफ 2, that is simply 18 √3 Newton and this thing is kg. That completes lecture number 4 of mechanics.